यह परीक्षा 24, 25 और 26 अपने निर्धारित तिथि और कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। फिलहाल के हिसाब से वो अपने निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से ही वो आयोजित की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन दिए हैं वो सभी के सभी इसमें भाग लेने के लिए अधिकृत हैं, वो भाग ले सकते हैं। आप सब लोगों को जानकारी दे दूं कि हम लोग परीक्षा के स्टेज पर हम किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या उसकी पात्रता नहीं है इसकी जांच नहीं करते हैं। स्वघोषणा आधारित वो जो भी अपना तथ्य आवेदन में दिए हैं हम उसको स्वीकार करते हैं और उसके हिसाब से हम उसे परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति देते हैं, एडमिट कार्ड इशू करते हैं और एक बार जब उनको एडमिट कार्ड इशू हो गया तो वो परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब स्टेज आता है उस समय हम चेक करते हैं कि वो जो दावा किए हैं कि वो योग्य हैं, पात्र हैं, उसके बारे में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जरूर पूछेंगे और सब लोगों को ये संशय है कि बीएड वालों के केस में स्पष्ट कुछ होना चाहिए कि स्थिति क्या है। देखिए, आप लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश देखा होगा, पेज 45 में के अंतिम पैरा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने बीएड अभ्यर्थियों से आवेदन नहीं लिया, उनको रोक दिया आवेदन लेने से। ये गलत हुआ क्योंकि उस समय एनसीटीई का जो गाइडलाइंस था वो प्रभावी था और जब तक गाइडलाइन प्रभावी है तब तक उसको मानना राज्य सरकार को था। और इस दृष्टिकोण से माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ने ये कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने ये गलत किया, उनको आवेदन लेना चाहिए था बीएड अभ्यर्थियों से भी। हमारे मामले में भी वही बात लागू होता है। जिस समय हम लोगों ने आवेदन आमंत्रित किया उस समय ये बीएड अभ्यर्थी पात्र थे, योग्य थे और इसलिए उनको आवेदन आमंत्रित करने का मौका दिया गया और उन्होंने आवेदन दिया भी। उसी में आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि ये एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है, सेट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है कि कोई भी वैधानिक संस्था द्वारा कोई एक वैध विधिवत कोई एक आदेश निर्गत होता है तो वो तब तक प्रभावी होता है जब तक कि वो रद्द नहीं हो जाए किसी कोर्ट के आदेश से या किसी अन्यथा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 11 तारीख के पहले वो आदेश प्रभावी था एनसीटी का और उसमें जो भी अधिकार उस सर्कुलर के बेसिस पर जो भी अधिकार लोगों को मिला वो अधिकार सुरक्षित है, वो उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग नौकरी पा लिए पहले से उनकी नौकरी भी सुरक्षित है। जिन लोगों ने एग्ज़ाम में अपीयर होने का अधिकार प्राप्त कर लिया उनका वो अधिकार भी सुरक्षित है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बीएड के अभ्यर्थी जो हैं वो बेशक एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं क्योंकि उनका ये अधिकार सुरक्षित हो चुका है। लेकिन यह अधिकार उनके सिर्फ एग्ज़ाम में अपीयर होने का है जो कि सुरक्षित है, उसके फल पर उनका अधिकार अभी नहीं बना है। परीक्षा फल के अधिकार के बारे में इसमें हमारे विज्ञापन में भी ये अंकित है कि कोई भी निर्णय एनसीटीई के परामर्श से जो राज्य सरकार जो निर्णय करेगी वही मान्य होगा। पेज 45 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लाइट में
कि राजस्थान सरकार को भी एनसीटी के आदेश को मानना चाहिए था, क्योंकि वो उस समय प्रभावी था और हम लोग भी उसी को मानते हैं। और एनसीटी का गाइडलाइन जो भी रहेगा, राज्य सरकार का जो भी उस पर जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा, वही मान्य होगा। तो ये सबको मानना है। तो इसके संबंध में जब स्थिति आएगी कि परीक्षा फल के संबंध में कि उनकी पात्रता बनती है कि नहीं बनती है, इसके संबंध में जो भी निर्णय होगा वो उस समय उसके परीक्षा फल को प्रभावित करेगा। अब एक जैसा आप लोगों ने पाया ही होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राइट टू एजुकेशन को राइट टू क्वालिटी एजुकेशन भी माना है। स्वाभाविक है, और आप सब लोग अवगत हैं कि राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, ये शिक्षा के अधिकार के पहले से ही हमारे संविधान में जीवन का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार के रूप में पहले से उपलब्ध है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही अपने पूर्व के बहुत से आदेशों में इसको विस्तारित करके ये भी कहा है कि राइट टू लाइफ जो है वो राइट टू लिव विथ डिग्निटी को भी उसमें ऐड किया है। और ये अधिकार जो मौलिक अधिकार है जो कि राइट टू एजुकेशन के पहले से है। जैसा आपने अभी देखा कि ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द सर्कुलर, मतलब जो जब तक एनसीटी का वो सर्कुलर वैलिड था तब तक जो अधिकार मिल गया कैंडिडेट्स को, वो अधिकार सुरक्षित होना चाहिए। तो मेरा ये व्यक्तिगत ओपिनियन है, अभिमत है कि जीवन का अधिकार जो उन्हें मिला कि हम बीएड करके ब्रिज कोर्स के रास्ते से हम अपने इस अधिकार का पालन कर पाएंगे, इसकी पूर्ति कर पाएंगे, अपना आजीविका अर्जित कर पाएंगे। ये अधिकार जो मुझे मिला, ये अधिकार वर्तमान में शायद उसका हनन हो जा रहा है। तो अगर कोई अभ्यर्थी, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कितना सही है कि नहीं है सही है, लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी अगर इन सब बिंदुओं को या अपने विधि परामर्श लेकर के अगर अपना कोई दावा या पुनर्याचिका अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर करते हैं, तो हमें उसके फलाफल के लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा और उसके फलाफल से ही प्रभावित होगा उनका परीक्षा फल। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभ्यर्थी क्या अपना लीगल रिकोर्स लेते हैं, क्या एनसीटी आदेश करती है या क्या राज्य सरकार अध्यादेश या वगैरह वगैरह जो भी लेकर के आती है, उससे उसका परीक्षा फल प्रभावित हो सकता है और हम उसका बिल्कुल अनुपालन करेंगे। अब तब ये प्रश्न आप लोगों के मन में जरूर उठता होगा कि जब इतना संशय है तो फिर अभी परीक्षा को क्यों नहीं टाल दिया जाए। स्वाभाविक है, ये सबके मन में ये सवाल उठेगा और इसका उत्तर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इसी आदेश में छुपा हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये अपने पेज 35 से 36 में ये कहा कि जब आपके पास में डिप्लोमाधारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध थे तो आपको बीएड के साथ ब्रिज कोर्स के साथ उसको अलाउ करने का कोई औचित्य नहीं था। ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि, और इसी कारण से भी यह रद्द हुआ है क्योंकि आपको याद होगा, जानकारी होगी कि केवीएस ने शिक्षकों की कमी के कारण से यह प्रस्ताव दिया था, यह अनुरोध किया था, जिसको एनसीटी ने मान लिया। लेकिन राजस्थान के मामले में सुप्रीम कोर्ट की यह तीखी टिप्पणी है कि जब आपके पास में वहाँ पर पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मौजूद थे डिप्लोमाधारी, तब फिर ये ब्रिज कोर्स करके
बीएड को शामिल करने का क्या औचित्य है? अगर हम यही कहें कि हमारे पास जब पर्याप्त संख्या में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी उपलब्ध हैं तो परीक्षा को स्थगित करने का क्या औचित्य है? तब तो क्या हम ये ये माननीय न्यायालय का मानना नहीं माना जाएगा कि हम जानबूझ करके, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया साफ साफ कि आपके बीएड अभ्यर्थी नहीं एलिजिबल हैं इसके लिए, तब उनके लिए आपकी प्रतीक्षा रहते हुए आपने डिप्लोमाधारी के अधिकार का क्यों हनन किया? इसलिए हम डिप्लोमाधारी के अधिकार का हनन नहीं करेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना का भागी नहीं बनेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तीखी टिप्पणी को अपना आधार बनाया है, हम उसी तीखी टिप्पणी के आलोक में ये कहेंगे कि हम परीक्षा को नहीं टालेंगे। हम डिप्लोमाधारी हमारे पास पर्याप्त संख्या में हैं। 3,80,000 से ज़्यादा हमारे डिप्लोमाधारी प्राथमिक शिक्षक के लिए अभ्यर्थी हैं। कई ऐसे बीएड वाले भी हैं जो कि डिप्लोमा भी प्राप्त किए होंगे, लेकिन उन्होंने शायद अपना बीएड ही लिखा होगा। हमारी वैकेंसी से, रिक्ति से 5 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी मौजूद हैं। हम कभी भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस तथ्य को, खास करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस तीखी टिप्पणी के आलोक में, और हम इसको परीक्षा को कोई पोस्टपोन नहीं करेंगे जब वो पात्र होंगे। अगर वो पात्र नहीं होंगे तो हम उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, और वैसी स्थिति में उनका एक चांस व्यतीत नहीं माना जाएगा। क्योंकि एक ये भी संशय था लोगों के मन में कि अगर हम एग्ज़ाम दे देते हैं और मेरा एक चांस बेकार चला जाएगा, आप मेरा रिज़ल्ट नहीं देंगे। जब हम रिज़ल्ट ही नहीं देंगे तो हम उनका एक चांस भी नहीं मानेंगे। लेकिन ये तब की स्थिति में है जबकि उनको कोई संशय रहता है, जैसे मुझे भी अभी संशय है कि पात्र हैं कि नहीं हैं, या क्या वो लीगल रिकॉर्ड्स लेते हैं। लेकिन अगर ये क्लियर अगर हो जाता है और उसके बावजूद जानते बूझते अगर वो अपीयर होते हैं, तब उसको हम उनके चांस को व्यतीत मानेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए, जैसे सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए या बीएड अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए कोई भी परीक्षा में जो हम अनुमति दे रहे हैं, तो भली भांति जानते हैं कि वो अपना एक चांस को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, वो अपने एक चांस को व्यतीत करते हैं, क्योंकि भली भांति वो जानते बूझते वो अपीयर हो रहे हैं, इसलिए उनका चांस व्यतीत माना जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में, बीएड के मामले में, अगर संशय बना रहता है और अगर हम उनका परीक्षा फल नहीं घोषित करते हैं, रोक के रखते हैं, तो उनका चांस भी व्यतीत नहीं माना जाएगा, और उनका 3 चांस, हर परीक्षा के लिए 3 चांस सुरक्षित रहेगा। ये तो अब मैंने जो बता दिया, जो आए दिन लोग तरह तरह के अटकलबाजी लगाते हैं, और एक तरह से जो अभ्यर्थियों के शुभचिंतक हैं वो बेसिकली रक्षा में हत्या कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका मन अगर विचलित है तो परीक्षा में कैसे पढ़ेंगे? स्वाभाविक है। आए दिन हम लोगों के पास में यह भी एक अनुरोध आते रहा है कि भाई ये पहली बार ये परीक्षा हो रही है, इसके क्वेश्चन के पैटर्न, इसके स्टैंडर्ड्स, इन सब चीज़ों का कोई पूर्वोदाहरण नहीं उपलब्ध है, तो हम तैयारी करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, इसलिए इसमें से नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाए। इस पर सरकार का भी अनुरोध है, और कमीशन ने इस पर विचार करते हुए इस बार के लिए नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया है। तो चूँकि हमारे क्वेश्चन पेपर्स पहले से मुद्रित हो चुके हैं, उसमें लिखा हुआ होगा कि नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने, चूँकि इसी उहापोह की स्थिति बनी हुई थी हमारे यहाँ भी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रखा जाए कि नहीं रखा जाए, इसलिए हमने अभी तक बताया भी नहीं था कि कितना नेगेटिव मार्किंग होगा। तो हमारे कमीशन ने विचारपूर्वक निर्णय लिया है कि
नेगेटिव मार्किंग इस बार की परीक्षा में पूर्वोदाहरण या दृष्टांत नहीं बनने के शर्त पर इसको इस बार के लिए हटाया गया है। तो इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो स्वाभाविक अपना सील लगाते थे तो फिर आपके पीठ पीछे अपना सील खोल करके आप फिर से सील कर सकते हैं। करने कुछ भी कर सकते हैं, करते हो चाहे न करते हो अलग बात है, करने के लिए कर ही सकते हैं। तो उसको भी, उस पॉइंट को भी सील हम लोग सोचे कि इसको भी, इसमें भी सुधार कर लें और हम लोग अपना सील दे रहे हैं। अपना सील जो हमारा है वो एक जैकेट है, एक लिफाफा है, टैम्पर एविडेंट लिफाफा है, जो कि उस लॉक पर पहना दिया जाएगा और पहना करके जब उसको सील कर दिया जाएगा तो उसके बाद वो बिना फाड़े वो निकल नहीं सकता है, खुल नहीं सकता है। और चूंकि वो सील हम लोग सीमित संख्या में देंगे, जितने लॉक्स हैं उतने ही देंगे, इसलिए बाद में उसको अनसील करके फिर से सील करने की कोई गुंजाइश नहीं है। कैमरा लगा रहेगा हर एक परीक्षा कक्ष में और कंट्रोल रूम में भी। यह कंट्रोल रूम सेंटर पर भी रहेगा, डिस्ट्रिक्ट में भी रहेगा और यहाँ कमीशन के यहाँ पर बगल वाले कमरे में वहाँ पर भी रहेगा। और उसको हमारे प्रॉक्टर्स उसको चेक करेंगे। पर्याप्त संख्या में प्रॉक्टर्स रहेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, यहाँ पर भी। और फिर हम लोग इसका एक और कंट्रोल रूम जो वेंडर बनाएंगे वो अपने दिल्ली में भी रखेंगे इसको, ताकि वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर इसकी सभी वीडियो फुटेज को जो देखेंगे और देख करके अगर कहीं पर भी अगर कोई अनटूवर्ड्स अगर हो रहा है, कदाचार हो रहा है, तो उसकी चिन्हित करके तुरंत उसकी सूचना देंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग का यह भी प्रयास है कि जो हमारा कंट्रोल रूम यहाँ का है उसका लाइव वीडियो फुटेज जो है हम लोग स्ट्रीम करने का कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग घर बैठे भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। वैसे मीडिया के लोग यहाँ पर कंट्रोल रूम में आकर के अगर देखना चाहें तो वो उस परीक्षा के दिन भी यहाँ पर आकर के देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम में कैसे क्या चीज़ चल रहा है यहाँ पर। और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी रहेगा। स्वाभाविक है कि सेंटर में यह सुविधा नहीं दी जाएगी, क्योंकि सेंटर में हम मीडिया कर्मी को प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। है कि जो स्वाभाविक है कि जो लोग डिप्लोमा भी किए हुए थे और बीएड भी किए हुए थे, उन्होंने सिर्फ बीएड लिखा है, तो हम उनको ये मौका देंगे आफ्टर एग्ज़ाम। जैसे मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम चेक करते हैं, तो हम उनको मौका देंगे कि वो अगर डिप्लोमा भी किए हुए हैं और बीएड भी किए हुए हैं तो वो अपने सर्टिफिकेट में डिप्लोमा अंकित करने का उनको हम मौका देंगे। और मेरा ये मानना है कि इस तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में, और अभी भी बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर 3,80,000 और 3,90,000 में कोई अंतर तो है नहीं। और हम फिर भी अगर 3,80,000 भी अगर डिप्लोमाधारी हैं तो 5 गुना करीब हो जाता है। डिप्लोमा और बीएड किए हुए क्या मौका दिया जाएगा ऑप्शन सेलेक्ट करने का? बीएड नहीं, सर्टिफिकेट जिनके पास में दोनों का है, डिप्लोमा का भी है और बीएड का भी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ बीएड ही लिखा है, तो उनको डिप्लोमा भी दर्ज करने का उनको हम मौका देंगे। किस समय से? आफ्टर एग्ज़ाम। इसमें डिप्लोमाधारी दूसरे स्टेट के कितने हैं सर? वो ब्रेकअप नहीं है, वो पिकअप नहीं है। वो अभी तत्काल वो ब्रेकअप, उससे आपको उससे क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टोटल बाहर कितने? बिहार के बाहर कितने? देखिए, पहली बात कि वो आपका उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंकड़े हैं हमारे पास, और आंकड़े इतने ऐसे नहीं हैं कि बिहार के लोग कम हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिहार के लोग कहीं ज़्यादा हैं उससे, काफ़ी ज़्यादा उससे हैं, लेकिन ये विश्लेषण करने का कोई औचित्य नहीं है। छूटता रहती है अभ्यर्थियों में सर। नहीं हो, लेकिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 31 अगस्त तक हो जानी चाहिए, ये तो पहला शर्त है। और दूसरा शर्त ये था कि उनका परीक्षा फल जो है वो ऐसी निर्दिष्ट तिथि तक हो जानी चाहिए जो आयोग बाद में संसूचित करेगा। अभी तक आयोग हम लोगों ने वो निर्दिष्ट तिथि संसूचित नहीं किया है। अभी तक वो निर्दिष्ट तिथि संसूचित नहीं किया है, क्योंकि अभी तक हमारे पास ये नहीं था कि हम परीक्षा फल कब तक घोषित कर पाएंगे, क्योंकि वो आंकड़े हमारे पास नहीं थे उस समय, जिस समय हम लोग आवेदन आमंत्रित कर रहे थे। कितने कैंडिडेट्स अपीयर करते होते हैं,
कितनी संख्या में हमारे पास आता है मामला, OMR की हमारे स्कैन करके रिज़ल्ट निकालने की क्या क्षमता हमारी हो पाएगी, ये सब चीज़ थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने वो तिथि नहीं बतलाया कि रिज़ल्ट हम कब घोषित करेंगे, क्योंकि रिज़ल्ट घोषित करने के पहले हमें उनका वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि वो सर्टिफिकेट अगर नहीं मालूम रहेगा कि वो पास करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हम कैसे उनका रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो अब लेकिन इसके बाद अभी जो वर्तमान में एक बड़ी समस्या जो आ गई है, बड़ा संशय जो उत्पन्न हो गया है, वो बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर के हो गया। इसका मतलब ये हुआ है कि हम रिज़ल्ट निकालने के समय तक हो सकता है कि यह संशय दूर न हो। तो वैसी स्थिति में हमको इनका रिज़ल्ट को तो वैसे भी रोक के रखना पड़ जाएगा। अगर वो संशय अगर मान लेते हैं कि वो बीएड अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर देते हैं और वहाँ से अगर कोई एडमिट हो जाता है वो, तो हमें उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में हम रिज़ल्ट जो निकालेंगे, अब जो निकालेंगे वो हम लोग 2 चरणों में एक तरह समझें कि आप निकालेंगे। पहले चरण में जो क्लियर कट मामले हैं उनके मामले को निकालेंगे, और दूसरे चरण में जिनका मामला डाउटफुल अभी है उनके लिए हम पद सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन उनको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। कुल मिला के बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट आप बाद में जानेंगे, संशय दूर होने के बाद करेंगे। अगर संशय पहले से दूर हो गया तो हो गया। यही स्थिति सीटेट जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे या जो बीएड के जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे, जो अपनी पात्रता उनके अपीयरिंग जो एग्ज़ाम जिसमें वो किए हैं उसके परीक्षा फल पर आधारित होगा, उनके लिए भी हम लोग इसको सुरक्षित तो रखेंगे लेकिन डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब रही बात कि उनको अंतिम तिथि क्या मिलेगा, जिस तिथि तक उनका संशय दूर हो जाना चाहिए या उनका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि होगी वही तिथि हमारी अंतिम तिथि होगी। कुल मिला के मझधार में तो करेगा आप। अगर सिर्फ एक ही मामले में जहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुनर्विचार याचिका उसमें एडमिट कर लिया जाता है, वैसे मामले में हम प्रतीक्षारत रहेंगे। अन्यथा बाकी मामले में तो मैं नहीं समझता हूं कि संशय की स्थिति उस समय तक बरकरार रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि में अगर वो संशय दूर हो चुका रहेगा तो निश्चित तौर पर हम परीक्षाफल निकालेंगे उसी के हिसाब से।